नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम रक्त कर रहे थे साइंस में। रक्त में हमने दो पार्ट बनाए। रक्त का एक पहले पार्ट में तो हमने देखी थी सामान्य जानकारी, भाई रक्त कैसा होता है, क्या कौन सी प्रकृति होती है, कितना पाया जाता है मनुष्य में। दूसरे में हमने देखा था रक्त का संगठन, जिसमें भी हमने पहला पार्ट प्लाज्मा देख लिया था। रक्त का क्या देखा था? प्लाज्मा। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे थे। एक साइड थोड़ा सा अपन ने देखी थी कल संगठन, रक्त का संगठन। इसमें देखा था एक तो प्लाज्मा, ये कितना 55% था, यानी तरल भाग। इधर था हमारा ठोस ठोस भाग, जिसको हमने बोला था रुधिर कणिकाएं। और ये रुधिर कणिकाएं थी अपने 45%। इसके तीन भाग थे, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। ये चीज़ हमने कल देख ली थी और हम आज स्टार्ट करें। ये तो हमने कल पढ़ लिया पिछले पार्ट में ना। आज हम स्टार्ट करेंगे ठोस भाग में रुधिर कणिकाएं, जिसका भी आरबीसी है ना। तो एक बार वापस हेडिंग डालते अपन। अब रक्त संगठन चल रहा है अपना, तो रक्त संगठन लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं ठोस या रुधिराणु, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कर रहे हैं। ये है अपने पास तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। ये हमने कल देखी थी, लगभग 50 लाख होती है, ये 10,000 होती है और ये 2 लाख लगभग, है ना। जब अंदर एक एक को पढ़ेंगे तब हम इसको थोड़ा और देख लेंगे। इसका जीवन काल था 120 दिन, इसका 4 दिन और इसका 7 दिन। यहाँ तक हमने कल देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी को। रुधिर कणिकाएं में पहला क्या होगा अपना? आरबीसी। ये मेन हेडिंग हो जाएगी अपनी। इसमें हम देखें तो आरबीसी, है ना, इसको हिंदी में बोले तो लाल रुधिर कणिकाएं। इंग्लिश में कार्पल्स हो जाएगा पूरा ना, तो ये रेड ब्लड कार्पल्स हो जाएगा। इसमें जो आरबीसी है, इसको एक नाम और बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, जो कल मैंने बताया था कि इसका साइंस में अगर नाम पूछे, वैज्ञानिक नाम, या अपन जैसे किसी वस्तु का वैज्ञानिक नाम जानते हैं, वैसे अगर आपसे पूछ ले आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है इरिथ्रोसाइट, है ना। कल हमने देखा था ALT, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइड और थ्रोम्बोसाइट। तो इसका एक नाम तो हो गया लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा इसका नाम होता है एक रक्ताणु, है ना, और तीसरा होता है इरिथ्रोसाइट, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक रक्ताणु, है ना। रुधिर कणिकाएं तो ये है, रक्ताणु ये है ना। और इसका एक नाम और है अपने, जो इरिथ्रोसाइट्स, है ना, इरिथ्रोसाइट्स और रक्ताणु। ये होता कितना है सामान्य, अगर हम पूछे सामान्य व्यक्ति में, अगर जिसमें कोई रोग वोग नहीं हो, सामान्य व्यक्ति में आरबीसी कितनी होती है, तो ये होती है अपने 50 लाख, है ना। अगर इसको भी हम आगे ले, तो अगर जैसे मेल में पूछें, तो मेल में हो जाएगी ये 50 से 55 लाख प्रति घन mm। कितनी हो जाएगी? प्रति घन mm या m3, है ना। और फीमेल में पूछूं तो ये हो जाएगी 40 से 45 लाख प्रति घन mm। कितनी हो गई? 40 से 45 लाख प्रति घन mm। और कुल पूछूं तो कुल कितनी हो गई अपने पास? 50 लाख। और सामान्य में अगर महिला में पूछ लूँ तो कितना? 40 से 45 लाख। अगर इसको हम और आगे देखें तो आरबीसी की संख्या अगर वैसे देखें तो पुरुष में होती है 5.5 × 10⁶, 5.5 × 10⁶ घन mm प्रति घन mm, है ना। कितनी लिखी मैंने?
5.5 इंटू 10⁻6। अगर फीमेल में पूछ लूँ या महिला में पूछ लूँ तो ये महिला की सेम रहेगी, लेकिन इस जगह ना जो 5.5 है इसकी जगह 2 हो जाएगा, बाकी 10⁻6 प्रति घन mm। ठीक है, कितना हो गया 5.5 प्रति घन mm। अगर आरबीसी का आकार पूछ लूँ मैं, है ना, आरबीसी का आकार, तो आकार कितना हो जाएगा इसका 7 से लेके 8.4 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6। अब देख लो इतना माइनस में आकार होता है, और इतना 7 से लेके 8.4 तक ये पहुंच जाता है आकार, है ना। जब हम इसका एक पढ़ेंगे 8.4 से ज़्यादा भी हो जाता है, बहुत सी बार कम भी हो जाता है। यानी हम पढ़ते हैं कि जैसे इरिथ्रोसाइटोपिनिया हुआ तो उसमें इसकी वृद्धि हो जाती है और कमी हो जाती है, तो वो वृद्धि और कब कमी होती है वो हम आगे देखेंगे, है ना। और आगे हम देखें कि जो आरबीसी है, इधर ले लो, आरबीसी का आकार, आकार पूछो तो कैसा होता है, द्वि अवतलाकार, द्वि अवतलाकार। इसका आरबीसी का जीवन काल पूछूं तो कितना हो जाएगा 120 दिन लगभग, है ना। 120 दिन में आरबीसी स्वयं खत्म हो जाती है। तो अगर आप लिखना चाहो तो मैं बोल दूं कि आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा नाम इसका इरिथ्रोसाइटस, है ना, इरिथ्रोसाइट्स या रक्ताणु। और आरबीसी रक्ताणु भी नाम हो जाएगा इसका। आरबीसी की सामान्य व्यक्ति में संख्या कितनी होती है, तो 50 लाख होती है ना। इसके अलावा मेल में अगर पूछे संख्या में तो 50 से 55 लाख होती है, और फीमेल में पूछे तो 40 से 45 लाख प्रति घन mm होती है। अगर वैसे पूछ ले पॉइंटों में तो पुरुष में होती है 5.5 इंटू 10⁻6, और महिला में पूछ ले तो 5.2 इंटू 10⁻6 प्रति घन mm। और आरबीसी का आकार कितना होता है, तो 7 से लेके 8.4 माइक्रोम, है ना। माइक्रोम का मतलब होता है 1 माइक्रोम बराबर होती है 10⁻6। आरबीसी का आकार होता है द्विअवतलाकार, यानी जो अवतल और उत्तल पढ़ते हैं अपन वैसे द्विअवतलाकार होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और नोट डाउन भी करते रहना साथ का साथ, है ना। अभी हमने देखा था आरबीसी का नाम, है ना। आरबीसी क्या लिया था अपन ने, इरिथ्रोसाइट्स, है ना, इरिथ्रोसाइट्स, ये इसका एक नाम है। वैसे नाम क्या होगा इसका, लाल रुधिर कणिकाएं, है ना। तो अगर मैं कह दूं कि जो हमारे शरीर में आरबीसी बनती है या आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगी इरिथ्रोपोएसिस, है ना, इरिथ्रोपाइसिस, है ना। तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया अगर मैं कहूँ, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, यानी हमारे शरीर में जो आरबीसी बनती है उसको क्या कहते हैं अपन, तो इरिथ्रोपोएसिस। क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी जो हमारे शरीर में बन रही है उसको क्या कहते हैं अपन, इरिथ्रोपोएसिस। और आकार कितना था इसका 7 से लेके 8.4 माइक्रोम, है ना। और 1 माइक्रोम बराबर कितना होता है 10⁻⁻6। ये निर्माण की प्रक्रिया है। अब हम देख लें आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में होता क्या है ना। तो अगर मैं कहूँ कि वयस्क में तो क्या होगा, अस्थिमज्जा, यानी अस्थिमज्जा को हम बोन मेरो भी बोल देते हैं ना। और अगर मैं पूछ लूँ शिशु में, ये तो क्या था वयस्क में, और भ्रूण में पूछ लूँ, यानी जो भ्रूण में है वो कहाँ होती है, यकृत में, है ना, निर्माण यकृत, या आप इसे बहुत सी बार अपन प्लीहा बोलते हैं, ब्लड बैंक और कब्रिस्तान दोनों। तब भी हम देखते हैं कि अगर वयस्क आदमी में जैसे हम एडल्ट है या जन्म के बाद जो बच्चा है उसका ये कहाँ बनेगा, आरबीसी तो कहाँ बनेगा, अस्थिमज्जा में। यानी आपने देखी होगी हड्डियों के अंदर जालीनुमा संरचना होती है उसके अंदर। लेकिन भ्रूण अपन बोलेंगे जो गर्भावस्था में यानी पेट में है, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, अगर वो चाहे 1 महीने का है चाहे 9 महीने का है, तो उसमें आरबीसी कहाँ बन रही है, यकृत में, क्योंकि उसकी हड्डियाँ या अस्थिमज्जा इतने विकसित नहीं हो पाते हैं कि उसमें रक्त बन सके। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्लास की आदत पड़ी हुई है ना कि दिक्कत वाली को। आगे जो आरबीसी है, आरबीसी में हम देखते हैं कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय
और अंतःप्रद्रवी जालिका एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ केंद्रक अनुपस्थित है, किसमें? आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित है, तो क्या इस केंद्रक में अपन देखते हैं कि ये केंद्रक होता है कोशिका में, और केंद्रक के अंदर जैसे अपन देखें वैसे मेनली देखें अपन तो कोशिका में ये कोशिका है, बाहर कोशिका झिल्ली हो जाएगी, अंदर केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, और यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मान लो आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक, तीन चीज़ें ऐसी होती है जिसमें डीएनए पाया जाता है कोशिका में, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो लवक जंतु कोशिका में तो पाया नहीं जाएगा, पादपों में पाया जाता है। तो क्या हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए पाया जाएगा? सॉरी, शरीर में नहीं, आरबीसी में है ना। आरबीसी में नहीं है केंद्रक, शरीर में तो पूरा डीएनए से भरा हुआ है ना। जो केंद्रक है उसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है कुछ मात्रा में डीएनए, सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है। और दोहरी आवरण इन तीनों के होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए और लवक। दोहरी आवरण पूछ ले तो भी क्या ये तीन होंगे, और डीएनए पूछ ले तो भी ये तीन होंगे। क्या मैंने लिखा है इसमें? केंद्रक अनुपस्थित, यानी ये केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो आरबीसी है उसमें डीएनए है ही नहीं, यानी हम कह सकते हैं आरबीसी में डीएनए व आरएनए अनुपस्थित, यानी डीएनए और आरएनए नहीं पाया जा रहा अगर, तो क्या हम किसी की डीएनए या आरएनए से जांच कर पाएंगे क्या? जो डीएनए आरएनए जांच होती है या किसी की कोई आगे जांच होती है, कोई बच्चे की जांच करवाता है, तो वो इससे किससे? आरबीसी नहीं होती है, वो हमारे किससे होगी? डब्ल्यूबीसी से। ना ही प्लेटलेट में ये पाया जाएगा केंद्रक, तो उसमें भी क्या नहीं पाया जाएगा? डीएनए व आरएनए नहीं पाया जा रहा है। इसलिए हमारी जांच के लिए डीएनए जांच कराते हैं तो आरबीसी काम में नहीं लेते, क्या लेते हैं अपन? डब्ल्यूबीसी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आशा करता हूँ। और दूसरी चीज़ कि जो यहाँ पे मैंने लाइसोसोम लिखा है ना, वैसे देखें तो इन सबको अपन कोशिकांग बोल सकते हैं। ऑल ऑफ को के केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाया जाता। जो मैंने लिखा लाइसोसोम, यहाँ लिख दो ना, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं अपन? लाइसोसोम को। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो आरबीसी है उसमें लाइसोसोम नहीं है, तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा नीचे हो गया, हम ऊपर करते हैं। एक बार ऊपर का देख लो कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोएसिस। निर्माण कहाँ होता है? वयस्क में होता है, अस्थिमज्जा में, और भ्रूण में होता है यकृत में, है ना। और आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी ईआर और लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। अब ये अनुपस्थित होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है इसमें आरबीसी में, वो देखते हैं ना, अनुपस्थित होते हैं। इसमें डीएनए व आरएनए भी नहीं पाया जाएगा। अगर केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो डीएनए आरएनए नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम नहीं है, यानी लाइसोसोम को क्या बोलते हैं अपन? कोशिका की आत्मघाती थैली। यानी ये हो गया होगा आपका। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार का, है ना। यहाँ तक का देखो ना कि मैंने लिखा इसको। चलो इसको भी कर दो सबको। ये आरबीसी है। आरबीसी में क्या नहीं है? केंद्रक नहीं है, बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिका, वो नहीं लिखने में। और एक लाइसोसोम नहीं है या नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक में तो क्या हो गया था अपने? डीएनए, आरएनए नहीं पाया जाएगा, यानी केंद्रक नहीं है इसमें। तो आरबीसी में ये दोनों क्या है? नहीं पाए जाएंगे। केंद्रक में तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें केंद्रक ही नहीं है अपनी आरबीसी में। तो क्या डीएनए, आरएनए पाया जाएगा? नहीं। इसलिए जांच के लिए अपने किसकी आवश्यकता पड़ेगी? डब्ल्यूबीसी की। और लाइसोसोम को क्या बोला अभी मैंने? कोशिका की आत्मघाती थैली। सुसाइड, आत्मघाती को सुसाइड बोलते हैं, यानी खुद की मृत्यु कर लेता है। ये लाइसोसोम क्या करता है कि जो मृत कोशिका होती है, कोशिका जब मर जाती है या जो अपशिष्ट कोशिकाएं होती है, उसको खाने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। लेकिन अत्यधिक मात्रा में अगर लाइसोसोम हो जाए, जैसे मान लो ये कोशिका है और इसमें लाइसोसोम कोशिका में, तो ये जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ है उसको खा रहा है या मृत कोशिका को खा रहा है ना। लेकिन
जो ये ज़्यादा हो जाता है लाइसोसोम, तो ये जिस कोशिका में है या जहाँ पाया जा रहा है उसी कोशिका को खा जाता है और ये वो कोशिका या थैली के रूप में फट जाती है, इसलिए पूरे शरीर में फैल जाता है ये हमारी कोशिका में और पूरी कोशिका को खाने लग जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। यानी ये अगर ज़्यादा मात्रा में है शरीर में फट गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये सारी सेल्स को खा सकता है लाइसोसोम, है ना। और जैसे जैसे ज़्यादा होता है तो रोग भी बढ़ सकते हैं अपने में, मृत्यु तो बात की बात है। तो लाइसोसोम है वो क्या करता है, अपने कोशिका को खाता है। इसके अलावा मैंने कहा यहाँ डीएनए आरएनए केंद्रक नहीं है। तो अब अगर आरबीसी मर गई, यानी मृत आरबीसी है, मृत आरबीसी अगर लाइसोसोम होता तो लाइसोसोम क्या करता, इस मृत आरबीसी को खा जाता। लेकिन आरबीसी जो मृत है उसमें लाइसोसोम है ही नहीं, केंद्रक भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है। तो इसका क्या होगा, तो जो मृत आरबीसी है उसको प्लीहा या इसे बोलते हैं अपन तिल्ली, स्प्लेन भी इसे बोलते हैं ना। इसमें मृत आरबीसी यहाँ पूरा लिख दूँ मैं, मृत आरबीसी को प्लीहा तिल्ली में दफना दिया जाता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर मैं पूछ लूँ कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं अपन, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे अपन, प्लीहा या तिल्ली को, है ना। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो सेल्स खत्म हो रही थी उसको खा नहीं पा रहा था ये, है ना। लाइसोसोम नहीं है, जो आरबीसी मर जाएगी वो खा नहीं पाएगा, तो क्या कर रहा है, ये जो प्लीहा है इसे दफना लेगा। और अपन प्लीहा को अपन ब्लड बैंक भी बोलते हैं ना, आरबीसी का ब्लड बैंक बोल दो या आरबीसी का ब्लड बैंक बोल दो, क्योंकि निर्माण हमने देखा था। तो इसको या तो यकृत आ जाएगा बहुत सी जगह, और या ये वापस प्लीहा आ जाएगा, है ना। दोनों आंसर सेम हो जाएंगे, है ना। कब्रिस्तान पूछे तो भी प्लीहा, और आरबीसी का ब्लड स्थान पूछे तो भी क्या हो जाएगा, ब्लड बैंक पूछे तो भी प्लीहा। और आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। केंद्रक में डीएनए आरएनए जो अपने इसमें नहीं पाया जाएगा। अब मैंने कहा कि जो आरबीसी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऐसा तो कोई जीव होगा जिसमें केंद्रक पाया जाता, तो इसका अपवाद एक्सेप्शन देखें अपन इसका, किसका, केंद्रक का। ऐसी कौन सी आरबीसी है जिसमें ये अपवाद स्वरूप केंद्रक पाया जाता है, तो एक तो होता है ऊंट, लांबा, जिराफ। ट्रिक याद करने के लिए, ऊंट, लांबा है, जिराफ, है ना। ऊंट, लांबा, जिराफ याद रख लेना। अपवाद यानी ऐसे कौन से जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट, लांबा और जिराफ के आरबीसी में क्या पाया जाएगा, केंद्रक। तो हम इसके केंद्रक पाया जाएगा तो उनके उसमें डीएनए भी पाया जाएगा। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आरबीसी में, तो यहाँ लिख दो इसका। ये आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन करते हैं। क्या करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो कौन सा श्वसन करेंगे, ये कि अनोक्सी श्वसन करेंगे, है ना। ये अपने आरबीसी देखिए, इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं चलो साथ के साथ। क्योंकि आरबीसी में जब अपन पढ़ते हैं कि रक्त समूह, वो भी आरबीसी में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी, है ना, उसकी उपस्थिति के आधार पर ही बांटे जाते हैं। हम उसे भी देखते हैं। ये देखा हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में कैसे श्वसन करेगा, अनोक्सी श्वसन करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आरबीसी की हमारे शरीर में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो क्या होगा, है ना। इसकी असामान्य कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है। तो आरबीसी को पहले कमी और वृद्धि देखने के पहले मापेंगे। आरबीसी को मापने का यंत्र या आरबीसी को मापने वाला यंत्र, है ना, आरबीसी मापने का यंत्र। जैसे हमने हीमोग्लोबिन मापा था, वहाँ पे हीमोग्लोबिनोमीटर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। कौन सा आ जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। ये क्या करेगा, इसको हमारे आरबीसी को मापेगा। अगर मैं कह दूँ आरबीसी के असामान्य
असामान्य कमी है, और एक में मैं लिख दूँ असामान्य वृद्धि। असामान्य इसलिए लगवाया मैंने कि अगर मान लो स्थायी लगा दे या सामान्य लगा दे तो क्या होता है हमेशा के लिए, जैसे आपने देखा होगा रोड पे लिखा होता है कहीं टर्न होता है तो अस्थायी मोड, है ना। तो अस्थायी का मतलब वो कभी वापस हट के सीधी रोड हो जाएगी। तो जो असामान्य कमी है उसको तो बोलते हैं अपन, ये नाम क्या लिखा मैंने, इरिथ्रोसाइट्स, तो इसको वापस उतार दो ऐसे कैसा, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब कमी होगी तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया। और कमी कब होती है, एक तो होता है हमें मलेरिया में, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन इसमें जो मलेरिया होता है उसमें क्या कम होती है, आरबीसी। या मैं लिख दूँ मलेरिया, एनीमिया, एनीमिया को ही बोल सकते हैं अपन रक्ताल्पता, है ना, रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी, जो एनीमिया। अभी मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। जो असामान्य वृद्धि है उसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पॉलीसाइथेमिया। क्या लिख रहे हैं अपन, पॉलीसाइथेमिया। किसको, जो वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कब होती है कि एक तो होती है अपन शारीरिक श्रम करते हैं तब, शारीरिक श्रम के समय, और एक है ऊंचाई वाले स्थान पर जाने पर, यानी अपन ऊंचाई चढ़ते हैं तभी हमारे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है या आरबीसी का आकार बढ़ जाता है ना। और बहुत से कहते हैं कि जब सोते हैं तब भी हमारे आरबीसी बढ़ जाती है। ये तो मैंने बताया कि अगर असामान्य कमी हो रही है तो क्या कहला रहा है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, और वृद्धि हो रही तो पॉलीसाइथेमिया। और जो कमी हो रही थी मलेरिया में होती है और एनीमिया में होती है। एक बार देख लो एनीमिया क्या होता है कि हमारी आरबीसी, एक बार बाद में आगे और चलेंगे हम, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Fe, जो +2 अवस्था में होता है। इसको हम अभी देखेंगे जस्ट इसके बाद में, है ना। तो आरबीसी में क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जा रहा है, Fe। यानी मैं कह दूं कि हमारे शरीर में रक्त इसकी Fe की कमी हो गई तो भी हमें एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी एनीमिया रक्ताल्पता होगी, और आरबीसी की कमी है और या रक्त की कमी है तो भी क्या होगी हमें, क्योंकि रक्त में आरबीसी में हीमोग्लोबिन में Fe, तो रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है उसका शरीर हार्ड होता है, यानी Fe की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका शरीर सुदृढ़ होगा। इसी अपेक्षा अगर हम महिला में देखें तो महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है अपेक्षा पुरुष होगी, इसलिए महिला का शरीर थोड़ा कोमल या कमज़ोर होता है अपेक्षा पुरुष की। अगर मैं यहाँ लिख दूँ अब आरबीसी का सबसे बड़ा, इसको छोड़ो, सबसे बड़ी आरबीसी, मैं कहूँ कि सबसे बड़ी आरबीसी कौन से जीव में पाई जाती है, तो एक होता है एम्फीयुगा, यानी एम्फीयुगा में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाएगी। एक लिख दूँ सबसे छोटी आरबीसी, तो सबसे छोटी आरबीसी है वो पाई जाती है हमारी कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी किस में है, कस्तूरी मृग। सबसे बड़ी एम्फीयोगा में मापने का यंत्र हेमोसाइटोमीटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन है, यहाँ तक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बार बार किधर चला जाता है। अब हम देखते हैं, अभी मैंने कहा था एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी या रक्त को लाल करता है। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। वैसे हीमोग्लोबिन का कार्य भी होता है कि ऑक्सीजन को परिवहन करना ना। तो हम देखते हैं, रक्त लिख दो ना, रक्त का लाल रंग वैसे पाई किस में जा रही है, आरबीसी में। तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन को तोड़े तो एक तो होता है हिम और एक होगा ग्लोबिन। जो ये हिम है, अभी मैंने कहा था इसमें लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, तो हिम है ये पोरफायरिन। एक क्या होती है, पोरफायरिन वल्य होती है ना, जिससे ये बना होता है। हिम किससे बना होता है, ये पोरफायरिन वल्य
से बनी या बना होता है कौन? हिम, जिसमें लोह तत्व, क्या लोह तत्व Fe+2 अवस्था में पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन को तोड़ा हिम में। तो हिम किसका बना होता है? तो ये पोरफायरिन वलय होती है, जिसमें जो लोहा है हमारे शरीर में, यानी जो लोह तत्व है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो Fe+2 अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ग्लोबिन में लिख दे ये प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के, जिसमें अमीनो अम्ल की 2 अल्फा व 2 बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 2 श्रृंखलाएं पाई जाती है। और एक एक अगर मैं अल्फा और एक एक बीटा को कहूँ जिस श्रृंखला में, तो 141 तो अल्फा में और 146 बीटा में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं ना। 141 एमिनो अम्ल अल्फा बीटा में और इसमें बीटा में 46 है ना। वैसे हमारे शरीर में कुल अगर एमिनो अम्ल की बात करें तो 20 होते हैं ना। तो ये तो था इसका हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? लाल रंग होता है रक्त का। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जा रहा है? Fe। जो Fe क्या कर रहा है? हमारे शरीर को थोड़ा सुदृढ़ या गाढ़ा बना रहा है, हमारी लैंग्वेज में बोले तो, यानी मजबूती प्रदान कर रहा है। और हीमोग्लोबिन को मापने का यंत्र क्या था? हीमोग्लोबिनोमीटर, है ना। और हीमोसाइटोमीटर किसका था? आरबीसी को मापने का यंत्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। अब देख लेते हैं हम आरबीसी का कार्य, है ना। आरबीसी के कार्य क्या क्या होते हैं? तो एक तो होता है पहला कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, वैसे हीमोग्लोबिन कर रहा है ऑक्सीजन का परिवहन। और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, है ना। तो ये जिस अवस्था में कर रहे हैं या जिस रूप में कर रहे हैं उसके नाम लिखने अपने को पता है। एक तो कर रहा है किसका? ऑक्सीजन का परिवहन, और एक कर रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो जो ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है वो तो कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। और जो ये कर रहा है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, है ना। पहला तो किसके रूप में कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और दूसरा कर रहा है अपने कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। दोनों ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है ना। तो दोनों क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कर रहा है किसका? तो ऑक्सीजन का। और कार्ब एमिनो, ध्यान दोनों में हीमोग्लोबिन है। मैंने कहा था ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन, मेन रोल तो। लेकिन इस क्रिया को क्या बोलते हैं? किस रूप में कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिनों के रूप में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजेंस के आधार पर रक्त को हम कितने समूह में बांटे। रक्त समूह पढ़ेंगे हम एक अलग से, लेकिन थोड़े से बेसिकली यहाँ जान लो कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजेंस, आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजेंस के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा। जो हम 4 समूह पढ़ते हैं वो कैसे बांटा? तो जैसे मान लो ये आरबीसी है फर्स्ट, है ना। तो आरबीसी, और ये जो आरबीसी की सतह पे क्या है? एंटीजेंस। यानी यहाँ पे कौन सा एंटीजेंस है? एंटीजेंस ए है ना। ए एंटीजेंस। तो इस समूह को क्या नाम दे देंगे अपन? ए ग्रुप, है ना। या इसको ए हिंदी में बोले तो रक्त समूह, और इंग्लिश में बोले तो ए ब्लड ग्रुप, है ना। अगर मैं कह दूँ बी, यहाँ पे भी आरबीसी है और यहाँ पे एंटीजेंस कौन सा हो गया? बी एंटीजेंस। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी, है ना।
बी रक्त समूह लिख लो डायरेक्ट, रक्त समूह। अब यहाँ पे है जो आरबीसी है, इसमें एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी बी है, तो इसको क्या नाम दे देंगे अपन, ए बी रक्त समूह। परंतु यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात है कि आरबीसी, ये आरबीसी है, इसमें आरबीसी में यहाँ पे जो एंटीजेंस है अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अरे यार, अनुपस्थित, यानी यहाँ पे क्या कोई एंटीजेंस नहीं पाए जाएंगे, तो अपन इसको वैसे तो जीरो रूप में लिख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं पाए जा रहे, लेकिन इसको नाम क्या दे देंगे, ओ रक्त समूह है, ओ रक्त समूह है ना। जो ओ रक्त समूह है इसकी खोज की थी, एक तो की थी स्टर्नी और एक था डी कोस्टेलो है ना, और सॉरी ओ की नहीं, ए बी की थी है ना। स्टर्नी और डी कोस्टेलो ने तो किसकी की थी, ए बी की खोज, और बाकी बच्चे जिसकी खोज की थी अपने कोल लैंडस्टीनर है ना, लैंडस्टीनर ने की थी। अगर हम देखें तो जैसे मान लो ए बी और ओ, इसकी खोज तो किसने की थी, तो एक तो था डी कोस्टेलो और एक था स्टर्नी है ना, वह स्टर्नी। अगर मैं कह दूं कि ए बी की खोज, ये ए बी का ये सॉरी है ना, रक्त समूह ए बी की खोज किसने की थी, तो डी कोस्टेलो और स्टर्नी ने। और इसके अलावा मैं इधर लिखता हूँ या यहीं कर दो ना, ए बी और ओ, इसकी खोज किसने की थी, तो आता अपने लैंड स्टीनर है ना, कोल लैंड स्टीनर। हमने देखा आरबीसी की सतह की उपस्थिति के आधार पर क्या बताया हमने कि रक्त को 4 समूह में बांट सकते हैं, कि पहले में तो आरबीसी में ए एंटीजन उपस्थित है तो ए, बी है तो बी, और ए बी है तो ए बी, जिसमें उपस्थित नहीं है उसको ओ नाम देती है ना। और ए बी और ओ की खोज किसने की थी, तो कोल लैंडस्टीनर, और ए बी की डी कोस्टेलो व स्टर्नी ने की थी। ये हमारा आरबीसी कंप्लीट है बच्चों। अगर कोई दिक्कत हो आरबीसी में तो कृपया करके कमेंट कर दे। नेक्स्ट क्लास में हम डब्ल्यूबीसी को लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।